हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विवेलेंट वेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे केमिस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से सीखें। और इसको एक ही जगह हम लोग सीख रहे हैं, इसके बाद इसको पूरे केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, अभी हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात बाद में करेंगे। हम सिंपल वे में आपको बता दे रहे हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो कभी भी इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है फार्मूला मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। कैसे निकालेंगे हम लोग, किसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ये फार्मूला को याद रखें। फार्मूला मास जानते हैं, कोई भी फार्मूला हो, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, आयन है तो आयनिक मास, और डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर के लिए हम आपको बता दें, वैलेंसी फैक्टर इसको शॉर्ट में लिखें, वैलेंसी फैक्टर शॉर्ट में लिखा हुआ है। कभी हम यूज करते हैं वैलेंसी को कहते हैं वैलेंसी फैक्टर है। कभी हम बात करेंगे टोटल चार्ज की बात करेंगे, ये हमारा वैलेंसी फैक्टर होगा। कभी हम सिर्फ चार्ज की बात करेंगे, ये हमारा वैलेंसी फैक्टर होगा। कभी हम बेसिसिटी की बात करेंगे, ये भी वैलेंसी फैक्टर होता है। कभी हम एसिडिटी की बात करेंगे, ये भी हमारा वैलेंसी फैक्टर होता है। कभी हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी हमारा वैलेंसी फैक्टर होता है। तो अलग अलग जगह पर हम अलग अलग टर्म्स को यूज करेंगे वैलेंसी फैक्टर के लिए। अब ये समझ में नहीं आया तो इसको स्टेप वाइज बारी बारी से देखें और ये चीजें आपको समझ में आएगी। तो किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट निकालना है, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, तो एटॉमिक वेट, यहाँ पर फार्मूला मास निकालना है एलिमेंट का, तो इसका एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास हो जाएगा इसका फार्मूला मास, और डिवाइडेड बाय एलिमेंट का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो वैलेंसी होता है। तो वैलेंसी यहाँ पर हम यूज करेंगे एलिमेंट के लिए, और जो भी वैलेंसी होगा यहाँ से यूज करके हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए इक्विवेलेंट वेट अगर हमको सोडियम का निकालना है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कितना हो गया 23, और डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इसका 1, तो यहाँ पर दिस विल गिव 23। अगर एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम निकालना है, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 27 डिवाइडेड बाय एल्युमिनियम का वैलेंसी पता होगा, तो यहाँ पर ये 3 दिस विल गिव 9, यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकल गया। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट अगर कैल्शियम का निकालना है, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 40/2, इसका एटॉमिक मास हो गया 40 डिवाइडेड बाय 2, वैलेंसी फैक्टर इसका हो गया 2, दैट मींस वैलेंसी। तो किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं। ये है इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का। दूसरा, अगर इक्विवेलेंट वेट किसी कंपाउंड का निकालना है, किसी आयन का निकालना है, किसी एसिड का निकालना है, बेस का निकालना है, तो उसके लिए सेम फार्मूला मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। जैसे मान लें किसी एलिमेंट की जगह पर हमको निकालना है किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो कंपाउंड के लिए एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर के जगह पर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कितना है उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे, उसके लिए वैलेंसी फैक्टर वही रहेगा। जैसे मान लिया जाए हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है सोडियम क्लोराइड का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम के लिए 23 प्लस क्लोरीन के लिए 35.5 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसमें टोटल चार्ज प्लस और माइनस कितना है, प्लस चार्ज 1, माइनस नेगेटिव चार्ज भी 1, तो डिवाइडेड बाई 1। अब आपको पता होगा किसी भी कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो हमेशा किसी कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल होल न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है MgCl2, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो क्या लिखेंगे,
मैग्नीशियम का 24 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का 35.5 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसमें पॉजिटिव चार्ज 2 और नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर 2 है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं Mg+2 और +2Cl माइनस। तो नेगेटिव चार्ज भी 2 है और पॉजिटिव चार्ज भी 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2। अगर हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट किसी का एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसके लिए टोटल मास फार्मूला मास क्या लिखेंगे 2 इंटू 27 और प्लस यहाँ से हम लिख दें 3 इंटू और पूरे सल्फेट का अगर निकालेंगे तो 96 आएगा और डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। वैलेंसी फैक्टर इसका क्या हो जाएगा टोटल चार्ज। तो यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट को अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2Al+3 और +3SO4 -2। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी 6 और नेगेटिव चार्ज भी 6, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 6। इस तरह से हम किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट अगर किसी आयन का निकालना हो आयंस के लिए, तो आयंस के लिए जो फार्मूला का मास होगा फार्मूला मास अपॉन टोटल चार्ज। टोटल चार्ज अगर कोई आयन है तो उसमें चाहे तो प्लस चार्ज दिखेगा चाहे उसमें माइनस चार्ज दिखेगा। जैसे इक्विवेलेंट वेट NH4+ का निकालना है तो यहाँ से हम लिखेंगे इसका फार्मूला मास निकाल दें। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 + 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाई इस पर चार्ज क्या दिख रहा है, कोई भी आयन होगा तो उस पर चार्ज दिखेगा। जो नंबर आयन से दिख रहा है दैट इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयंस, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1। अगर इक्विवेलेंट वेट हमको SO4 -2 का निकालना है तो यहाँ पर निकालेंगे इसका फार्मूला मास। अभी हमने बताया था सल्फेट आयन का फार्मूला मास हो जाएगा 96, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 96 अपॉन वैलेंसी फैक्टर इसका 2, तो यहाँ से निकाल देंगे जो भी आएगा ये हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो आपने सीखा एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट, आयंस का इक्विवेलेंट वेट। अगर किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, हमने पहले भी बताया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बेसिक सीखेंगे हम आगे। अभी आपका बेसिक से ये हम अलग बता रहे हैं, लेकिन आप इससे किसी का इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमको किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो एसिड के लिए टर्म पढ़ाया गया होगा बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी एसिड के लिए हम वैलेंसी फैक्टर को यूज करते हैं उसके बेसिसिटी से, और बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर जो होता है उसका एसिडिटी होता है। बेसिसिटी क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है, इसको याद रखें। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, एसिड जितना H+ आयन देता है वही उसका बेसिसिटी होता है, और बेस जितना OH- आयन देता है वही उसका एसिडिटी होता है। तो हम किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो, एसिड का इक्विवेलेंट वेट, तो फिर यहाँ पर इसका फार्मूला मास और अपॉन इसका वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर क्या लिखेंगे बेसिसिटी। एसिड के लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ से इक्विवेलेंट वेट अगर HCl का निकालना हो तो HCl का फार्मूला मास 1 + 35.5 डिवाइडेड बाई 1। इसके पास रिप्लेसेबल H+ आयन 1, ये इसका वैलेंसी फैक्टर है। अगर H2SO4 का निकालना है तो दिस इज 98 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2, इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट अगर H3PO4 का निकालना है तो यहाँ से भी निकालेंगे, इसका फार्मूला मास 98 और डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, इसका बेसिसिटी हो जाएगा 3। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बेसिसिटी को समझने में, तो देखें यहाँ पर अगर ये HCl है तो HCl कितना H+ आयन देगा, एक H+ आयन देगा Cl-। अगर 1 मोल HCl लेंगे तो 1 मोल H+ आयन देगा। H2SO4 अगर आप लेंगे तो ये 2 H+ आयन, इसका 1 मोल 2 मोल H+ आयन देगा, और इसके साथ SO4 -2। अगर हम H3PO4 ले लें तो ये 3H+ आयन प्लस PO4 -3 आयन। यहाँ पर इसका 1 मोल लेंगे तो इसका ये 3 मोल मिलेगा। इसको हम कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। इसका बेसिसिटी 1, ये एक ही H+ आयन देगा। इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा 2, इसलिए 2 H+ आयन देगा।
इसका बेसिसिटी 3, यहाँ पर 3H प्लस आयन दिख रहा है। तो यहाँ से इस एसिड का बेसिसिटी अब आपको दिखाई दे रहा होगा। और भी इससे कॉन्ट्रडिक्टेड चीजें मैं बता रहा हूँ। कभी कभी हाइड्रोजन को देख के हम बेसिसिटी को नहीं बता पाते हैं, लेकिन फिलहाल अगर ये दिख रहा है तो इसमें जो हाइड्रोजन है दैट इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, सो बेसिसिटी विल बी फॉर HCl is 1, फॉर H2SO4 2, फॉर H3PO4 3। तो यहाँ से बेसिसिटी अगर पता है तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें। इसको हम लोग कहते हैं मोनोबेसिक एसिड, इसको कहते हैं मोनोबेसिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं डाई बेसिक एसिड, इसको हम कहते हैं ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। अब तो ये बात हो गया जिससे हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली बेसिसिटी होता क्या है वो ये चीज़ें नहीं है। यहाँ ये आप प्रॉब्लम को बनाने के लिए ये इजी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेते हैं, प्रॉब्लम बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअली बेसिसिटी अगर पूछा जाए तो बेसिसिटी होता है किसी भी एसिड का कैपेसिटी कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, दैट इज बेसिसिटी। वैसे अगर एसिड है तो एसिड क्या करेगा, एसिड हमेशा H प्लस आयन देगा। बेस क्या करता है, बेस OH माइनस आयन देता है, और ये H प्लस आयन OH माइनस आयन दोनों न्यूट्रलाइज करके और ये वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एसिड बेस को और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो एसिड जो बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो कैपेसिटी ऑफ एसिड, एसिड का कैपेसिटी जो बेस को न्यूट्रलाइज करता है, उस कैपेसिटी को बेसिसिटी कहते हैं। अब वो कितना न्यूट्रलाइज करेगा ये डिपेंड करेगा उसके पास कितना मोल H प्लस आयन है। 1 मोल H प्लस आयन है तो 1 मोल OH को न्यूट्रलाइज करेगा, 2 मोल H प्लस आयन है तो 2 मोल OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, एंड सो। यहाँ पर एक चीज और बता दें, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीबेसिक एसिड, और इसको कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड और पॉलीबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का बेसिसिटी हमेशा 1 होगा, पॉलीबेसिक एसिड का बेसिसिटी 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हो, जैसे H2SO4 का 2, H3PO4 का 3 एंड सो। पॉलीबेसिक एसिड का बेसिसिटी हमेशा फिक्स नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला चीज तो ये सीख लिए किसी भी एसिड का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर बता रहा हूँ कि पॉलीबेसिक एसिड का बेसिसिटी फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। और वो वेरिएबल होगा तो क्या होगा, जैसे H2SO4 H प्लस आयन देगा, अब वो एक H प्लस आयन भी दे सकता है और 2 H प्लस आयन भी दे सकता है, मतलब 1 मोल H प्लस आयन दे सकता है या 2 मोल H प्लस आयन दे सकता है। हमने किसी रिएक्शन को दिखाया, मान लिया जाए हमारे पास रिएक्शन है H2SO4 और इसका रिएक्शन हमने करा दिया NaOH के साथ। H2SO4 का एक रिएक्शन और करा रहा हूँ ये NaOH के साथ। बड़े ध्यान से देखें, ये 2 रिएक्शन अलग अलग रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो लिटिल डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर H2SO4 2 NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करेगा तो ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2, और यहाँ से ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो ये अगर हम दिखा दें NaHSO4 प्लस H2, बड़े ध्यान से इसको देखें, यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2H2। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, 2 रिएक्शन को ध्यान से देखें। हम बोले अगर इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकालना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का फॉर्मूला मास 98 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 2 H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब यहाँ पर इसका बेसिसिटी हो गया 2। और दूसरे इक्वेशन में हम बात करें इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का, तो मास तो इसका 98 ही रहेगा, लेकिन दूसरे रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ पर H2SO4 NaOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है, OH माइनस आयन को, और ये 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। इसका मतलब है कि ये 1 मोल H प्लस आयन दे रहा है, मतलब यहाँ पर इसका बेसिसिटी है 1,
और इस इक्वेशन में बेसिसिटी है 2। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलीबेसिक एसिड होगा तो उसका बेसिसिटी वेरिएबल H2SO4 का बेसिसिटी 2 होता है। कभी ये 1 भी शो करेगा, कभी ये 2 भी शो करेगा। H3PO4 इसका वैलेंसी फैक्टर बेसिसिटी 3, लेकिन कभी 1 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है। तो पॉलीबेसिक एसिड का बेसिसिटी वेरिएबल होता है। इसको बड़े ध्यान से यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बेसिसिटी क्या होगा किसी पॉलीबेसिक एसिड का, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, हम रिएक्शन से बताएंगे इस एसिड का इस इक्वेशन में बेसिसिटी क्या होगा, और वहां से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर HCl का हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा फार्मूला मास 36.5 अपॉन 1, इसका वैलेंसी फैक्टर दैट मीन्स बेसिसिटी 1। तो इसका जो मास हो रहा है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो हो रहा है 36.5, और इसका इक्विवेलेंट वेट भी हो रहा है 36.5। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलीबेसिक एसिड होगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट हमेशा मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। फर्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोनोबेसिक acid is always equal to its molecular mass। ये मोनोबेसिक एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोनोबेसिक एसिड के लिए हमेशा ये बराबर होगा। दूसरा, पॉलीबेसिक एसिड का बेसिसिटी वेरिएबल होगा और ये रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड करेगा। बेसिसिटी ऑफ पॉलीबेसिक एसिड is variable which depends upon the nature of रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको याद रखें। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोनोबेसिक एसिड इक्वल टू, दिया हुआ है ऑप्शन में, उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर या ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर मास या लेस देन मॉलिक्यूलर मास या नन ऑफ दिस। तो वहां पर सही जवाब क्या होगा? इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। मोनोबेसिक एसिड के लिए ये सिर्फ पॉइंट यूज करेंगे और पॉलीबेसिक एसिड के लिए बेसिसिटी वेरिएबल होगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चंस की बात हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल इक्विवेलेंट वेट हमने एसिड का दिखाया। और इसमें एक और चीज मैं बता दूं, हाइड्रोजन दिखाई दे एसिड में तो समझ लेना है कि वो उसका बेसिसिटी है, ऐसा गलती नहीं करना है। हाइड्रोजन हमने दिखाया, हमने बताया रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है और कौन सा नहीं है। जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा एसिड H+ आयन देगा और वही H+ आयन बेस के OH- को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर किसी एसिड में हाइड्रोजन दिख रहा है लेकिन वो H+ आयन नहीं दे रहा है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं हाथी का दांत देखने का कुछ और खाने का कुछ। जो हाथी का दांत दिखता है वो खाने का यूज नहीं करता, वो देखने के लिए। तो उसी तरह से किसी एसिड के पास हाइड्रोजन है लेकिन वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। जैसे अभी हमने बताया H3PO4 है, इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा? बेसिसिटी हो जाएगा इसका 3। तो ये तो दिख रहा है इसके पास 3 हाइड्रोजन, बेसिसिटी भी 3, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पूछें H3PO3 है और हम कहें इसका बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगा? स्टूडेंट के दिमाग में आता है यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका बेसिसिटी हो जाएगा 3, और जब 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा गलत। सही क्या है? इसका बेसिसिटी होता है 2। ये सही बात। कैसे बेसिसिटी 2 हो गया?
उसी तरह से H3PO2 अगर ये दिया हुआ है, स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, फिर बात दिमाग में आएगा कि इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन दिख रहा है तो इसका भी बेसिसिटी 3 होना चाहिए, लेकिन इसका बेसिसिटी 3 नहीं, ये 1 होता है। अब स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है, ये कैसे हो गया। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, चीज़ें आप सीखते जाएंगे, ये सारे मॉलिक्यूल का जो मायावी स्ट्रक्चर है, उस मायावी के स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि इसके पास जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये सारे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। अब ये कहाँ पढ़ेंगे, तो आप 12th के टॉपिक में जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो ये सारे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा। जैसे हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर है H3PO4 का, तो ये होता है HPOHOH और यहाँ पर डबल बॉन्ड H3PO4। हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच्ड होगा, वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये सारे एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन एसिडिक, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये सारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें H3PO3, हम इसका स्ट्रक्चर अगर दिखाएं तो ये हो जाएगा HOPOH, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन। अब बड़े ध्यान से देखें, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, ये H+ आयन रिप्लेसेबल है, ये भी रिप्लेसेबल है, ये रिप्लेसेबल नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि H3PO4 का बेसिसिटी क्या हो गया, 2 कैसे हो गया, ये 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। उसी तरह से इसके लिए अगर देखेंगे तो फिर इसका स्ट्रक्चर देखें, HOP, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर 2 2 4 और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन H3PO2, ये H3PO2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच्ड हो। जैसे ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो और क्लोरीन हो, इस तरह के एटम से अटैच होगा तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, और ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा तभी ये H+ आयन देगा, वही बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। ये सारे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, ये रिप्लेसेबल नहीं है। तो इस तरह से इसके मायावी स्ट्रक्चर को जब स्टडी करेंगे तो इससे हम इसका बेसिसिटी डिसाइड कर सकते हैं। ये हमने बताया एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इसी तरह से हम लोग बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, और इसी तरह से एसिड बेस के बाद किसी और मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो चीज़ों को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी ये सब छोटी छोटी बातें थी जो हमने आपको बता दिया। इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है अगले क्लास में हम इसका अगला जो टॉपिक है वो देंगे, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब इम्पॉर्टेंट उतना नहीं था, लेकिन फिर भी जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, इनिशियल शुरू से सीखे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाता है। और ये टॉपिक जो हमने बताया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एक ही जगह मैं बता दे रहा हूँ, पूरे केमिस्ट्री में आप यूज़ करेंगे। तो अगला एग्जैक्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। यहाँ से हम अगले क्लास में बताएंगे किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, और इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।